नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि घर में स्वस्थ होंगे। इसके अलावा आपकी पढ़ाई बहुत सही तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज 18 तारीख है और 17 दिसंबर को ARO का जो प्रीलिम्स पेपर है वो होने वाला है। बड़ी चुनौती है हम सबके सामने, हमें उसे क्वालिफाई करना है। इसी में जो सामान्य अध्ययन की हमारी क्लास है उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए, आपकी क्लास देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, है ना। तो उसी में मैं एक क्लास यहाँ पे लगा रहा हूँ, उसे आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। चीज़ों को देखते जाइए और अपने ना अच्छे से काम करते जाइए। इसके अलावा देखो, जो लोग बच्चे नए हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे प्ले लिस्ट में जाके वीडियो वीपीडीओ जो री एग्ज़ाम है, ठीक है, ध्यान सुनना। वीडियो वीपीडीओ री एग्ज़ाम जो हुआ था उसके लिए जो मैंने जीएस पढ़ाई थी आप लोगों को, जितने बच्चे भी ARO की तैयारी में लगे हैं या EO या TRI या जो भी UKPSC या UKSSC बंदी रक्षक जिसका जो भी पेपर आने वाला है, जा करके कृपया करके वीडियो वीपीडीओ री एग्ज़ाम के लिए जो सामान्य अध्ययन पढ़ाया गया है, शायद लगभग 25-30 क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हैं, आप उसे कमेंट्स आपके प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर रामबाण साबित होंगी, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें मुझे करानी है साथ साथ यहाँ पर, लेकिन हर बच्चा जा करके ARO के लिए वीडियो वीपीडीओ वाला जो फोल्डर वहाँ पड़ा होगा प्ले लिस्ट में, वहाँ पे मैंने जो जीएस सामान्य अध्ययन पढ़ाया है उसे जा करके ज़रूर देख लें। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, मैं आज की क्लास शुरू कर रहा हूँ। देखिए, आज की क्लास में मैंने कुल मिला करके 3 सेगमेंट को पकड़ा है। पहले मैंने पॉलिटी का एक सेगमेंट लिया है, छोटा सा टॉपिक है, उसे ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा फिर मैंने एक हिस्ट्री का लिया है, साथ में एक ज्योग्राफी का छोटा सा पॉइंट है, और उसमें थोड़ा सा करंट अफेयर भी मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है। यानी कि एक तरीके से ये हमारी सामान्य अध्ययन की कौन सी क्लास है? खिचड़ी क्लास है, ठीक है। ये आपको खिचड़ी मिलने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करेंगे मन लगा के। देखिए, यहीं पे शुरुआत करता हूँ मैं पॉलिटी से, मूल कर्तव्य को लेकर के, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ FD बोल देता हूँ, यानी कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। देखिए, मौलिक कर्तव्य कई बार पेपर में सवाल देखने को मिलता है, और हम देखिए नॉर्मली हम सही करके आते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नए हैं उन्हें एक टॉपिक मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ से कई बार सवाल बनता है। पहला सवाल यहाँ से देखने के लिए देखिए, पहली चीज़ कि जब हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहली चीज़, ये मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस में नहीं थे? मूल संविधान में नहीं थे। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। मूल संविधान मतलब जब संविधान हमारा लागू हुआ तो उस समय ये वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, उसके अंदर नहीं जोड़े गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में, तो उस दौरान क्या हुआ, यहाँ पर ये निर्णय लिया गया, जिस तरीके से हमने सरकार के लिए नियम बनाए हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको संविधान में देखने को मिलते हैं वो, इसके अलावा जो एक आम नागरिक है उसे उसके मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो, तो इसी तरीके से जो भारतीय नागरिक होंगे उन सब लोगों के कुछ ना कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए, कि वो भी देश के लिए क्या कर सकते हैं या क्या उनकी जिम्मेदारी है देश के प्रति। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी जी के दिमाग में एक आइडिया था, और इसी के चलते हुए 1976 में, ठीक है, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह जी की अध्यक्षता में, स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसका नाम भी क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। एक समिति का निर्माण करा गया, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बात को। यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति बोलते हैं। 1976 में फॉर्मेशन किसने किया? ऐसे कहिए कि स्थापित बाय, या उस समय PM हमारी कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। मैं IG लिख देता हूँ, समझने के बात को। इंदिरा गांधी जी उस समय हमारी क्या थी? PM थी। इसके अंदर 12 सदस्य जोड़े गए, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंदर शामिल थे। इन्होंने अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट पेश करी, और जैसी जो परंपरा चली आ रही थी कि हमें और देशों के संविधान को पढ़ना है, तो हमने सोवियत संघ का संविधान पढ़ा।
सोवियत संघ का संविधान पढ़ा, जिसे हम लोग रसिया या USSR बोलते हैं, वहाँ के संविधान से पढ़ने के बाद हमने निर्णय लिया कि हम भी अपने संविधान में क्या करेंगे, मौलिक कर्तव्यों का समावेश करेंगे। देखो दो बातों का ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य पूछा जाए कि कहाँ से लिए गए हमारे संविधान में, तो आप कहोगे सोवियत संघ से लिए गए। उसी के आधार पर वहीं पर अगर मैं कहूँ कि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो कहाँ से आए, वो USA से आए हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या रखे, अपने संविधान में मूल कर्तव्यों के समावेश की बात हुई। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों का सिफारिश करी थी, यानी कि इन्होंने कहा था कि मूल कर्तव्य कितने जोड़ने, हमें 8 जोड़ने हैं। और उसी चीज़ में एक बात का और ध्यान रखेंगे कि इन्होंने कहा था कि कर देना भी एक मौलिक कर्तव्य की कैटेगरी में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि आम आदमी की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो क्या करे, वो टैक्स भी पे करे, ये उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने ये सब बातें ना मानते हुए ये निर्णय लिया गया कि हम संविधान के अंदर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ेंगे, और इसी के चलते हुए एक 42वां संविधान संशोधन करा गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन करा गया, कब, 1976 में। और इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, दोबारा से समझना, देखिए मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, है ना। इसके अलावा सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी, बनाने वाली इंदिरा गांधी जी थी। यहाँ पे 12 सदस्य इस समिति के अंदर थे, अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह जी थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और इन्होंने जो अपने मौलिक कर्तव्यों का एजेंडा रखा वो सोवियत संघ वहाँ से लिया। 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करी, कर देना उसमें भी मौलिक कर्तव्य था। इसी की चलते 42वां संविधान संशोधन करा गया 1976 में, और इसमें संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक, यहाँ से आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जापान का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ये जापान का नाम मैं क्यों लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात को। देखिए सोवियत संघ, ठीक है, वहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य तो लिए, लेकिन जापान दुनिया में 2 ही ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं, प्रजातांत्रिक देश हैं, जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्यों का बिल्कुल स्पष्टता के साथ क्या करा गया है, उल्लेख करा गया है। दोबारा से सुनना, दुनिया में केवल 2 देश हैं, एक जापान, दूसरा भारत, जिसके संविधान में क्या करा गया है, मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख करा गया है। ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लेना। यानी कि जापान के अंदर ये एक ऐसा प्रजातांत्रिक देश है जिसके संविधान में क्या है, मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है भाई साहब, स्पष्ट उल्लेख है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, यहाँ तक आपने इस बात को नोट कर लिया होगा। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, देखो जब यहाँ 42वां संविधान संशोधन करा गया, तो यहाँ पे जैसे हमने भाग पढ़े थे कि संविधान के भाग हैं, तो भाग 4A को जोड़ा गया। देखिए जब भी हम संविधान संशोधन करेंगे, उसके चलते हुए कहीं ना कहीं हमें बदलाव करना पड़ेगा, मूल कॉपी में बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे भाग 4A और यहाँ पे एक आर्टिकल या अनुच्छेद 51A को जोड़ा। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मौलिक कर्तव्य कहाँ आते हैं, भाग 4A और आर्टिकल 51A के अंदर हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्यों का समावेश देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 1% की दिक्कत नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करने वाले नोट कर लो। ठीक है, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ बच्चे। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर अभी हम आपसे पूछें कि वर्तमान जो हमारा संविधान है 18 सितंबर 2023 को, तो हमारे कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखो आपका एक सवाल आएगा कि वर्तमान में कुल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है बच्चे, वो 11 है।
ठीक है, कितनी है? 11 है। लेकिन अभी तो हमने देखा कि 10 जोड़ी गई थी, कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। तो ये 11वां कब जोड़ा गया भाई? तो यानी कि 11वां उसके बाद जोड़ा गया होगा। तो हाँ, ध्यान रखना, 11वें को जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर बता रहा हूँ। हमने क्या किया है कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, DPSPs इन्हें बोलते हैं। ये क्या है कि राज्य मतलब यानी कि देश, स्टेट हमारा मुल्क, उसकी नीति क्या रहेगी, उसे निर्देशित करने वाले जो तत्व हैं वो सब इसके अंदर रखे गए हैं। इसी में आपने एक आर्टिकल 40 पढ़ा होगा जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात होती है ना, ग्राम पंचायतों के गठन की बात होती है। इसी के चलते हमने पंचायती राज देखा है 243 में, वो यहीं से प्रत्यावर्तित है। इसी तरीके से एक आर्टिकल 45 है। क्या है बच्चे? आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 में क्या है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल का जो बच्चा है उसके लिए शिक्षा का प्रबंध करेगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए या 6 से ज़्यादा वर्ष के बच्चे के, ऐसा कहिए कि 6 से जो अबो उम्र का बच्चा है उसके लिए, 6 से ज़्यादा उम्र के बच्चे के लिए शिक्षा का प्रबंध करेगा। ठीक है, क्या करेगा? शिक्षा का प्रबंध करेगा। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? ये आर्टिकल 45 कह रहा है। इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बात को समझा और जो हमारा मूल संविधान है उसमें परिवर्तन करा गया। उसी के चलते हुए जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो यहाँ पे जोड़ा गया। ठीक, कब? 86वां संविधान संशोधन करा गया बच्चा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप एकदम, 86वां संविधान संशोधन कब करा गया बेटा? ये 2002 में करा गया। और इसके चलते हुए संविधान के अंदर जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यानी कि मौलिक कर्तव्य है उसे जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि राज्य या व्यक्ति क्या करेगा? 6 से 14 साल के बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, शिक्षा के अवसर प्रदान कराएगा। ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। इस संविधान संशोधन में एक बदलाव और हुआ। आपने आर्टिकल 21 पढ़ा होगा, अगर शायद आपको ध्यान होगा तो ये आपका दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। दैहिक स्वतंत्रता, आत्म एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसी के अंदर आर्टिकल 21 से जोड़ा गया जो क्या कहलाता है? शिक्षा का अधिकार कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? शिक्षा का अधिकार कहलाता है। बात क्लियर है? ये क्या है? ये शिक्षा का अधिकार है। यानी कि मैं आपसे एक मोटी मोटी बात यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और ये शिक्षा का अधिकार है। इसके अंदर ये बात कही गई कि राज्य की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है? कि वो 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को क्या कराएगा? उपलब्ध करवाएगा। वो राज्य की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको सारे नहीं पढ़ने की कौन कौन से क्या है, बाकी इसमें कि देश का सम्मान करना है, ज़रूरत पड़ने पर सेना में जाना है, वन्य जीवों का ध्यान रखना है, भाईचारा बनाना है, अखंडता को बना के रखना है, एकता को सजोना है। ठीक है, बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं जिसमें से आपको मैंने बता दिया जो हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। वो सारी बातें आपके बोर्ड पे उपलब्ध है। यहाँ बताने को आप बता सकते हैं कि ये जो शिक्षा का अधिकार आप बता सकते हैं, राइट टू एजुकेशन है, ये एक्ट आया था आपका बेसिकली अगर आप बात करोगे, या आप कह सकते हैं कि इस संविधान संशोधन के तहत एक्ट आया था, शिक्षा का अधिकार एक्ट आया था 2009 में, और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे कि ये जो शिक्षा का अधिकार यहाँ पर जोड़ा गया था वो सब पढ़ें। स्कूलों में आपने देखा होगा कि एक पेंसिल सी होती थी, उसके एक सिरे पर एक बालक और एक दूसरे सिरे पर बालिका बैठती थी और बीच में लिखा होता था सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोग्राम था पूरा का पूरा शिक्षा का अधिकार प्रोग्राम, इसकी अगर हम लागू करने की बात कहेंगे तो वो 1 अप्रैल 2010 से यहाँ पर लागू होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के फंडामेंटल राइट्स की जितनी बातें मुझे करनी थी आपके लिए हो चुकी हैं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं जानना है।
मज़ा आ गया। अब थोड़ा सा मैं चल रहा हूँ किधर की तरफ, थोड़ा सा इतिहास की तरफ चल रहा हूँ। ये वाला टॉपिक यहीं पे पूरा हो गया। देखिए एक टॉपिक से काम चलेगा नहीं, हमें 3-4 टॉपिक ख़त्म करने पड़ेंगे हर क्लास में, ताकि हम प्रीलिम्स वाला जो हमारे सामने बाधा है ना, उस बाधा को पार पा सकें। देखिए सबसे पहली बात हमारे लिए प्रीलिम्स है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स एक बार हम लोग ठीक ठाक तरीके से क्वालिफाई कर गए ना, उसके बाद देखिए मेंस में थोड़ा सा ये है, अभी यहाँ काफ़ी सारे लोग बैठेंगे, मेंस में वो संख्या घट जाएगी, यानी कि 136 के आसपास 15 गुना बच्चे ये लेंगे तो 15-15 225 ये लमसम 2000 या 1800-1900 के आसपास बच्चे बैठेंगे। तो वहाँ से अंतिम 136 में आना शायद थोड़ा सा आसान काम होगा। लेकिन अभी पहली बार क्या है कि आरओ का प्रीलिम्स निकालना, बाकी लोग जो बंदी रक्षक भी देने वाले हैं ना, तो बंदी रक्षक में भी आपको बहुत काम करेगा। तो एक क्लास बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी आप लोगों ने। मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखो यहीं पे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। वेद को क्या बोलते हैं? वेद को एक तरीके से आप श्रुति भी बोलते हैं, ठीक है, आप श्रुति कह सकते हैं वेदों को। और वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। वेद का मतलब ही क्या होता है बच्चे? ज्ञान यानी कि नॉलेज, ठीक। ऐसा कहा जाता है कि वेद जो है वो किसी ने लिखे नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वेदों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था, उनके मुख से वेद निकले थे, इसीलिए इसका संकलन कहा जाता है। इसका संकलन किसने किया था? महर्षि द्वैपायन, ठीक है। तो हम वेदों के संकलन कर्ता बोलते हैं, ना कि वेदों के लेखक या रचनाकार। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनका उपनाम वेद व्यास है, ठीक है, इन्हें वेद व्यास के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने इनका क्या किया था? वेदों का संकलन करा था। मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो मैं एक छोटा सा आपके सामने एक पिक्चर ड्रॉ करूँगा, उस पिक्चर को आप सभी ने रट लेना है। मैं हटा दूँ यहाँ से इसको। देखिए वेद थोड़ा सा देखते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत सारे बच्चे ना फंस जाते हैं वेदों में। तो ये वेद हो गया। तो देखिए कुल मिलाकर के 4 वेद है बच्चे। एक आपका ऋग्वेद है, एक आपका यजुर्वेद है, यानी कि नंबर 2 आपका कौन सा है? यजुर्वेद है। तीसरा बच्चे हमारे कौन सा है? सामवेद है। चौथा हमारा बच्चे अथर्ववेद है। जैसे बना रहा हूँ कॉपी में वैसे बनाएंगे, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बातें बताऊँगा उतनी बातें करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ूँ मैं। देखो यजुर्वेद के अंदर क्या है बच्चे? सबसे पहले देवताओं की स्तुति है, गायन है, ठीक है। क्या है? देवताओं की स्तुति। वो किस में देखने को मिलेगी? आपको यहाँ मिलेगी। सबसे प्राचीन वेद है, ये ध्यान रखना है। देखो मैं तो बताऊंगा कि सबसे नया वेद कौन सा है। अगर आप जानते हैं अभी वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए ज़रूर, ठीक। यजुर्वेद में देखिए यज्ञ संबंधी रीतियाँ सब इसी में है, या यज्ञ संबंधी विधियाँ आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? वो यजुर्वेद में देखने को मिलेंगी। सामवेद में आपका देखिए संगीत से संबंधित सब बातें हैं, और सामवेद में ही सारे गामा पा मिलता है। जो हमारी धुन है ना, 7 स्वर हैं, सारे गा मा पापा वगैरह। इसलिए भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक किसे बोलते हैं? वो सामवेद को बोलते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक, ठीक है, वो किसे बोला जाता है? सामवेद को। अथर्ववेद जादू टोना वगैरह, ठीक है, भूत बाधा जादू टोना, वो वशीकरण, यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि दीवारों पे लिखा हुआ एक एडवर्टाइजमेंट आपको मिलता है कि ये ग्रह क्लेश, अगर कोई मिल नहीं पा रहा या कोई आपका ऐसा साथी है जो आपके मन की बात नहीं करता, किसी को अपने बस में करना हो, किसी का मन मोहना हो, तो उसके लिए वशीकरण कराइए, है ना। मिलिए डॉक्टर राणा, डॉक्टर खुराना, पता नहीं डॉक्टर माणा, पता नहीं कौन कौन से डॉक्टर के नाम लिखा होता है वहाँ पे। देखिए हम एक बात कहते हैं कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो केवल बस आप प्यार करिए, वो खुद आपके मुँह में आ जाएगा। आपको कुछ भी और भी करने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। देखो अथर्ववेद की बात करें, जादू टोना इसमें है। और देखिए सबसे नवीन वेद बच्चे यही है, ठीक है। सबसे नवीन वेद कौन सा भाई? वो आपका अथर्ववेद है। देखो ये तो हुई मोटी सी वेदों की बात। ऐसे ही इन वेदों के उपवेद हैं। जैसे ऋग्वेद का एक उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का कौन सा है? धनुर्वेद।
सामवेद का है गंधर्व वेद और अथर्ववेद का है आपका शिल्प वेद। ठीक है, ये सब क्या है बच्चे, इनके उपवेद हैं। उपवेदों के नाम ध्यान रखने हैं आपने। ऋग्वेद का आयुर्वेद है, ठीक है, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद। ठीक, अब देखो गंधर्व वेद की रचना करी थी नारद जी ने, ध्यान रखेंगे। धनुर्वेद की रचना करी थी विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र जी ने ही गायत्री मंत्र की रचना करी थी। ये ध्यान रखनी है सारी बातें आपको। और विश्वामित्र के साथ ही 10 राज्य युद्ध भी हुआ था, वो बाद की बात करेंगे हम लोग। ठीक, यही अगर बताऊं आयुर्वेद की रचना आयुर्वेद जी की रचना किसने करी थी, प्रजापति जी ने। और शिल्प वेद की रचना जो हमारे विश्वकर्मा जी थे उन्होंने करी थी। और कल विश्वकर्मा जयंती थी, याद है आपको? कल नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था, विश्वकर्मा जयंती थी। और मोदी जी का बर्थडे हो कुछ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कल ही शिल्पकारों के लिए और या हाथ से जो कारीगर होते हैं उनके लिए एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करी गई है। मैं करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आऊँगा। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करी गई है बेटे कल। ये सब बातें करंट अफेयर्स में जानेंगे। इसमें क्या करना है हमें, लगभग 18 काम ऐसे हैं, 18 वर्कर्स, इसके अंदर 18 श्रेणियां डाली गई हैं, जिसमें 2 लाख रुपए वर्कर को लोन मिलेगा, जिसका अमाउंट यहाँ पे इन्होंने 13,000 करोड़ रखा है बच्चे, और ये मिलेगा 5% पे। ठीक, बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम आपको बता देंगे करंट अफेयर की क्लास लगा करके, वहाँ मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा। अभी फ़िलहाल साइड में को लिख लेना, कहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरुआत हुई है कल, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। एक बार ढंग से देख लीजिए, ऋग्वेद यानी देवताओं की स्तुति इसके अंदर है, सबसे प्राचीन वेद यही है। इसका उपवेद आयुर्वेद है, आयुर्वेद की रचना प्रजापति ने करी है। यजुर्वेद है, यजुर्वेद यानी यज्ञ संबंधी सारी विधियाँ आपको यजुर्वेद में मिलेंगी। इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद है, धनुर्वेद की रचना विश्वामित्र जी ने करी है और विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना करी थी। दूसरी तरफ सामवेद है, सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है। अच्छा, अगर कोई मुझे बता पाएगा तो बताना कि एक गंधर्व विवाह भी बताया गया है। ठीक है, यानी कि देखो, आप, मुझे पता है कि आप लोगों का फेवरेट है वो गंधर्व विवाह। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो कि आप पढ़ते ही हैं मुझे पता है, तो एक गंधर्व विवाह होता था। अगर कोई बताना मुझे कि गंधर्व विवाह किससे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रा। सामवेद संगीत को लेकर के है, भारतीय संगीत जो शास्त्रीय संगीत है उसका जनक मानते हैं। और गंधर्व वेद की रचना नारद जी ने करी है। अथर्ववेद जादू टोना है, सबसे नवीन वेद है। और शिल्प वेद की रचना विश्वकर्मा जी ने करी है। तो ये सब चीज़ें आपको किसमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, एक शब्द आपने बहुत सुना होगा कि वेद त्रयी क्या होता है। देखो, 3 वेदों का संगम, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का संगम वेद त्रयी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसका संगम क्या है बच्चे, यानी कि 3 वेद क्या कहलाते हैं, वेद त्रयी कहलाते हैं। इसमें हम लोग अथर्ववेद को छोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। एक छोटा सा टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ ज्योग्राफी का, और वहाँ से मान के चलना कि सवाल आने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, बढ़िया से बनाते रहना नोट्स, और उसे वीडियो वाला जो है ना मेरा फोल्डर जो है उसे ज़रूर देख लेना बच्चे। उसमें वो आपको बहुत लाभ देगा, सच में भाई, बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा वो आपको। देखो, अगर मैं बात करूँ ना इसकी, आपने सुना होगा एक वेटलैंड या आंध्रभूमि, आंध्रभूमि या वेटलैंड, सुना है आपने कभी? आंध्रभूमि किसे कहते हैं, ऐसी भूमि जिसमें शुष्क और आंध्र यानी कि दोनों तरीके की भूमि की विशेषताएं होती हैं, ऐसी भूमि क्या कहलाती है, आंध्रभूमि कहलाती है। ठीक है, दोबारा सुनिए, ऐसी भूमि जिसके अंदर शुष्क और आंध्र दोनों भूमियों की विशेषताएं होती हैं, ऐसी भूमि आंध्रभूमि कहलाती है। देखिए, आंध्रभूमि को संरक्षित करना ही हमारी जिम्मेदारी है। अब देखिए, इसी चीज़ को लेकर के ईरान के अंदर 2 फरवरी 1971 में, ठीक है, क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर सम्मेलन हुआ था।
सम्मेलन करने का मेन तात्पर्य क्या था कि जो आंध्र भूमि है, आंध्र भूमि का संरक्षण करना, आंध्र भूमि का संरक्षण करना, ये क्या था, हमारा मेन एजेंडा था कि हमें आंध्र भूमि को बचाना है। आंध्र भूमि मैंने क्या बताया, जिसके अंदर शुष्क और जो नमी है, आंध्र है, दोनों की विशेषताएं मौजूद रहती हैं और यहाँ पे जो पक्षी अभयारण्य होते हैं उनको भी बचाना होता है, ध्यान रखना। तो इसी के चलते हुए ईरान के अंदर एक सम्मेलन हुआ, रामसर सम्मेलन जिसे बोलते हैं। इसका मेन औचित्य क्या था, आंध्र भूमि का संरक्षण। ये कब हुआ था, 2 फरवरी 1971। इस बात को समझा गया, इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आंध्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आंध्र दिवस कब बनाते हैं बच्चे, आंध्र भूमि दिवस कह लो, विश्व आंध्र भूमि दिवस। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि अभी फ़िलहाल में ना मैनग्रोव वन, अगर आपने पढ़े होंगे, बच्चे नहीं पढ़े तो मैं पढ़ाऊँगा। मैनग्रोव वन के संरक्षण के लिए ना एक परियोजना चलाई गई है, उसका क्या नाम है, एक नीति लाई गई है मैनग्रोव वन के संरक्षण के लिए। अब मुझे लगता है कि कुछ तो ये सोच रहे होंगे सर ये तो ठीक है, ये तो हम बता दें, लेकिन पहले मैं ये तो बता दूं कि मैनग्रोव होता क्या है। ठीक है, मैनग्रोव यानी कि जो दलदली वन होता है ना, दलदली क्षेत्रों में या नदी के किनारे डेल्टाई क्षेत्रों में जो वन मिलते हैं वो मैनग्रोव वन कहलाते हैं। अरूप वन, ज्वारीय वन, है ना, डेल्टाई वन, बहुत सारे नाम इनके होते हैं। तो अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में डालना। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ आंध्र भूमि के संरक्षण के लिए, इसलिए 2 फरवरी को क्या बनाते हैं हम, विश्व आंध्र भूमि दिवस मनाते हैं। इस सम्मेलन को लागू करा गया कब, 1975 से। भारत रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, भारत कब शामिल हुआ बेटा, भारत शामिल हुआ 1982 में। ठीक है, कब शामिल हुआ, भारत 1982 के अंदर भारत इसमें शामिल होता है, ध्यान रखना। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है, वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितनी है, 75 हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने। वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं, 75 रामसर साइट हैं, जिसमें से उत्तराखंड में अभी एक है आसन संरक्षण रिजर्व देहरादून, है ना, आसन संरक्षण रिजर्व जो कहाँ पे है, देहरादून के अंदर है बच्चे। दूसरी बात मुझे बताना कि किस नदी पे है, ये आपका सवाल है जो मैंने छोड़ दिया है। मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए, ये किस नदी पे है वो आप बताएंगे। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट 75 हैं कुल मिलाकर के, और सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो मिलती हैं भारत में वो कहाँ है, वो तमिलनाडु में है। कहाँ पे बच्चे, तमिलनाडु में। दोबारा सुनना, भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइटें कहाँ पे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही सबसे ज़्यादा जीआई टैग भी मिलते हैं, यानी जीआई टैग आप सुनते हैं ना, उसे जीआई टैग मिल गया, उसे जीआई टैग मिल गया। वो जीआई टैग सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तमिलनाडु में है, ध्यान रखना। और जीआई टैग एक्ट कब बना था बच्चे, जीआई टैग एक्ट बना था 1999 में, 1999 में जीआई टैग एक्ट बना था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, देखो यहाँ पे ईरान की बात हुई है, तो ईरान को लेकर के मैं अभी आपको 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अभी करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और ध्यान रखना, इस बार ईरान ना पेपर में आने के पूरे चांस से या तो यहाँ से पूछ बैठा आपसे या ईरान से पूछ बैठे। ठीक है, मैं अभी आपको ईरान के बारे में कुछ 2-3 बातें बता रहा हूँ, ये फटाफट नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, ये बताना मुझे कौन सी है यहाँ पे बच्चे, ये मिष्टी परियोजना है, मिष्टी ध्यान रखना, क्योंकि मिष्टी कलकत्ता में मिष्टी दो ही खाई होगी आपने। और मैनग्रोव वन, सुंदरवन डेल्टा याद करो मेरे प्यारो, क्या याद करो, सुंदरवन डेल्टा याद करो आप लोग। तो वो कलकत्ता में मिलता, बंगाल में तो वहीं पे। ठीक है, दूसरी बात, अभी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री महोदया है ना, श्रीमती जो आपकी कौन है, आपकी ममता बनर्जी जी, उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदल दीजिए, अब क्या कर दीजिए, बंगाल कर दीजिए। क्योंकि पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, जब बंगाल विभाजन करा गया था तब बनाए गए थे 1905 करजन के समय में, याद होगा आपको, मुझे उम्मीद है। तो उसी चीज़ के लिए मोदी जी को कहा गया। अब मोदी जी ठहरे, मोदी जी ने मना कर दिया, नहीं भाई हम तो नहीं करते, हम क्यों करें, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए चीज़ों का। दूसरी बात, केरल वाले भी कह रहे हैं अब तो केरलम कर दो भाई, हमें केरल नहीं चाहिए, हमें केरलम चाहिए। बाकी देखिए भारत में क्या क्या होता है। आज मोदी जी ने संसद का नया सत्र बुला रखा है, अब वो 5 दिन का सत्र है, विशेष सत्र बुलाया गया। देखिए इसमें क्या क्या होता है। बाकी एक डिबेट तो आप और हम बड़ी सुन ही रहे हैं, इंडिया भारत, है ना।
तो आपके क्या विचार हैं? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके क्या विचार हैं कि भारत इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए या दोनों चल जाएंगे, नहीं दोनों को ही हटा दो, हिंदुस्तान कर दो, या जो भी आपको अपने विचार चाहिए लगते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, ठीक है। अभी मैं ईरान से संबंधित कुछ 5-4 बातें आपको बताता हूँ। हमारी क्लास का नाम बेटा खिचड़ी है, तो खिचड़ी में तो कभी कुछ आ जाएगा कभी कुछ आ जाएगा, तो खिचड़ी रहेगी। और ये प्रीलिम्स के लिए रामबाण क्लास रहेगी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तकड़े वाली। अब देखो ईरान को लेकर के सबसे पहली चीज़, ईरान में SCO जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय है भाई साहब चीन में, बीजिंग में। इसका मुख्यालय कहाँ है? चीन में, बीजिंग में। ये क्या बता रहे सर आप, क्यों? इस बार इसकी जो मीटिंग हुई है, इसका जो होस्ट हुआ है वो है भारत, ठीक है। जिस तरीके से भारत ने G20 को होस्ट किया है ना, उसी तरीके से SCO को भी होस्ट किया है। इसका सबसे नया मेंबर यानी कि एक नया सदस्य इसमें जुड़ा है SCO में, और उस सदस्य का नाम है भाई साहब ईरान। और ये SCO का भाई साहब 9वां सदस्य है। पहली चीज़ है, बिल्कुल दिमाग में बैठा देना, क्लियर करके बिल्कुल, कि ईरान SCO में जुड़ने वाला कौन सा सदस्य हो गया है? 9वां सदस्य हो गया है। और इस बार SCO की जो होस्ट की है, वो मीटिंग जो होस्ट हुई है वो भारत ने करी है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पार्ट है। और SCO की जो पहली सांस्कृतिक राजधानी है, ये भी ध्यान रखना, पहली सांस्कृतिक राजधानी, क्लियर करके बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, वो वाराणसी है बच्चे। मोदी जी वाला पार्ट जो है ना, वाराणसी, और वाराणसी में खुलने वाला है यूनिटी मॉल। ये भी ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश वाराणसी में क्या खुलने वाला है? यूनिटी मॉल। यानी कि यूनिटी मॉल वो होगा जिसके अंदर पूरे राज्य के हर ज़िले का जो GI टैग होगा वो उस यूनिटी मॉल में मिलने वाला है। यानी कि एक नई नई चीज़ें चल रही हैं भारत में दबा के इस समय, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, US न्यूज़ वर्ल्ड रिपोर्ट कहते हैं, US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट आई है, यानी कि US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2023, ये अभी जारी करी गई है। ये रिपोर्ट जारी करता है US की एक न्यूज़ एजेंसी है। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग इसके अंदर जारी करी जाती है, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग इसके अंदर जारी करी जाती है। इस रैंकिंग में जो पहला स्थान मिला है, फर्स्ट, वो मिला है स्विट्ज़रलैंड को, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और यहीं पे जो लास्ट स्थान है, यानी कि जो 87वां स्थान है, वो किसका मिला है बेटा? ईरान का। इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान महत्वपूर्ण है, ईरान को मिला है, भारत भी उसमें शामिल है। तो भारत की रैंक यहाँ पे क्या मिली है बच्चे? भारत की रैंक है 30। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में रैंकिंग में भारत की जो रैंक मिली है सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में, पहले स्थान पे स्विट्ज़रलैंड, लास्ट यानी कि 87 देशों की सूची है, ईरान लास्ट है, भारत 30वें में। स्विट्ज़रलैंड में कुल मिलाकर के 3-4 मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, किस किस के हैं? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, यानी स्विट्ज़रलैंड में जगह पड़ती है ना, जिनेवा या जेनेवा, WHO, ILO और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये सारे के सारे हेडक्वार्टर कहाँ पे मेरे बच्चे? ये स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। अब देखो, मैं कुछ यहाँ भारत की 4-5 रैंकिंग लिख दे रहा हूँ जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। यहाँ आपने देख लिया भारत की रैंक कितनी है? 30 है। इस वाले मामले में सारी बातें, एक एक बातें ढंग से तैयार करनी है आप लोगों ने। मैं कुछ रिपोर्ट्स यानी कि रैंकिंग भारत की जो है वो लिख दे रहा हूँ, आप उन रैंकिंग्स को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे, ध्यान रखना। पहली रैंकिंग है भैया हैप्पीनेस रिपोर्ट। देखो, ज़रूरी है याद रखना कि हम खुश हैं भी नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर हैप्पीनेस की बात करोगे तो शांति की भी बात कर लो, पीस की भी बात कर लो। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात भी कर लो, आपकी फायर पावर इंडेक्स की बात कर लो, फायर पावर इंडेक्स की बात कर लो, लॉजिस्टिक इंडेक्स की बात कर लो,
उसमें भारत का नंबर होना चाहिए। और क्या मिलना गया आपको, शांति, ग्लोबल लॉजिस्टिक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात कर लो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात कर लो, और एक हंगर इंडेक्स की बात कर लो। ठीक है, इसकी हंगर इंडेक्स की बात कर लो। ये सारे इंडेक्सेस आपको ध्यान रखने हैं। एक अभी मैंने आपको बता दिया, सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में यूएस रिपोर्ट के हिसाब से भारत 30वें नंबर पे। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 126वें नंबर पे हैं, शांति में हम 126 में हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 पे हैं, फायर पावर इंडेक्स में नंबर 4 पे है, लॉजिस्टिक में 38 में है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 161 में है, और हंगर इंडेक्स में हम 107 पे हैं। यानी कि भारत की जो स्थिति है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 126वें नंबर पे आते हैं, शांति यानी कि पीस इंडेक्स में हम 126 पे हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वें नंबर पे हैं, फायर पावर इंडेक्स में नंबर 4 पे हैं, लॉजिस्टिक इंडेक्स में 38वां नंबर है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 161वां नंबर है, और देन हंगर इंडेक्स में 107वां नंबर है। ठीक है, तो ये रहे सारे के भारत की स्थिति। इसके अलावा देखिए आपकी क्लासेस आती रहेंगी। सच्ची में मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि डेली क्लास लेके आऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है डेली कि मैं क्लास नहीं लेके आ पा रहा। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोशिश करूँगा कि अब डेली लेके आऊँ। देखिए दिल से तो चाहता हूँ कि डेली लेके आऊँ यार, और लाऊंगा भी, ऐसी बात नहीं है। बाकी आज की क्लास शायद आपको कुछ लाभ तो पहुँचाएगी, मुझे उम्मीद है। अगर लाभ पहुँचाएगी तो ज़रूर तैयार रखना। बाकी कल 30 नंबर की क्लास आएगी, उसके लिए तैयार है ना। इसके अलावा देखिए कुछ करंट अफेयर्स की क्लास भी मैं लेके आऊँगा, और कुछ बहुत सारी क्लासेस है, बहुत सारी चीज़ें बतानी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो आप उसका इंतज़ार करना, उन्हें मैं लेकर के आता रहूँगा। इसके अलावा देखिए मेरा टेलीग्राम का मैं लिंक आज ज़रूर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के ना। आप टेलीग्राम ज्वाइन करना, मैं आपको वहाँ पे कुछ टेस्ट पेपर्स दूंगा जो आप वहाँ से डाउनलोड करके लगाना ज़रूर ना। कुछ मैं आपको PDFs आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। जो चीज़ें देखिए मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ा पाऊँगा यहाँ पे, लेकिन जितनी मैक्सिमम चीज़ें हो पाएंगी वो बोर्ड पे कराएंगे। बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको PDF दूँगा। ठीक है, PDF आपको बहुत लाभ देंगी, सच में कह रहा हूँ। तो आप हो सके तो उससे जुड़ जाना। ठीक है, बाकी अपनी मेहनत करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। अगली मुलाकात होगी अगली क्लास के अंदर। चलिए फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जय हिंद, जय भारत।